अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ जमील सुखेरा और मेरा साथ देती हैं हिना न्याजी जो कि आज लेट हैं। पता ये चला है कि धुंध से रास्ते गुम हो चुके हैं, तो हिना को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जोक सपाट, हिना कुछ देर में हमारे साथ होंगी। आप पानी और चाय का कप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी वो हमारे साथ होंगी और क्यों लेट हैं वो जब आएंगी तो उनसे पूछेंगे। नाज़रीन, आज के शो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आज की अच्छी बात यह है अल्फाज का चुनाव। कामयाबी के हुसूल के लिए जहां लगन, जुस्तजू और मेहनत ज़रूरी है, वहीं मुतासिर कुन गुफ्तगू भी बेहद अहमियत की हामिल है। अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको दीगर महारतों के साथ अपनी बात दूसरों को समझाने और उनकी तवज्जो हासिल करने का फ़न भी लाजमी आना चाहिए। और इसके लिए अल्फाज के चुनाव की बहुत अहमियत है, क्योंकि अल्फाज असर रखते हैं। नाउमीद और मायूस शख्स को हिम्मत, हौसला और नई ज़िंदगी अता करते हैं। हमेशा अच्छे और मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करें। अपने लफ्ज़ों के बारे में मोहतात हो जाएं। उन्हें अदा करने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि ये किसी के वजूद को समेटेंगी या फिर बिखेरेंगी। लफ्ज़ों की तासीर और हुर्मत का एहसास जिन मुआशरों में नहीं पाया जाता, वो इखलाकी और मुआशी बदहाली का शिकार हो जाते हैं। अल्फाज का इंसानी शख्सियत पर गहरा असर मुरतब होता है। मस्बत अल्फाज शख्सियत की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, तो मनफी अल्फाज शख्सियत के बिगाड़ का मौजब बन जाते हैं। ये अल्फाज ही हैं जो खुशी के मौके पर हौसला अफजाई करते हैं और गम की सूरत में हिम्मत बांधते हैं। अल्फाज जैसे भी हो असरअंदाज ज़रूर होते हैं, लिहाजा जब भी गुफ्तगू करें अच्छे अल्फाज का चुनाव करें। अगर हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा अच्छे अल्फाज से ही हमें याद किया जाएगा। मुस्कुराएं, आसानियां बांटें, हर दिन ऐसे गुजारें कि जैसे ये आखिरी दिन हो। जिए और जीने दें के असूल को अपनाएं, मोहब्बतें बांटें और भरपूर अंदाज में जिंदगी गुजारें। ये थी आज की अच्छी बात। अल्फाज का चुनाव इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके बच्चे जो आपको देख रहे होते हैं, आपको कॉपी कर रहे होते हैं, आपसे सीख रहे होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये कि जब वो आपको देख रहे होते हैं कि आप किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही अल्फाज वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। बच्चों पर हमारा ज़्यादा फोकस इसलिए होता है क्योंकि ये बच्चे ही हैं जिन्होंने इस मुल्क के मुस्तकबिल की बागडोर संभालनी है। अब जब घर के माहौल में जिस तरह के अल्फाज यूज़ हो रहे होंगे, फिर वो स्कूल्स जाएंगे, फिर वहाँ से कुछ चीज़ें ऑप्ट करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, और यही वो अल्फाज हैं जो आप घर से जो अल्फाज वो सीखेंगे, वही अल्फाज का चुनाव वो अपनी ज़िंदगी में लेके चलेंगे और उनकी शख्सियत एक उभरती हुई नज़र आएगी। ये थी आज की अच्छी बात। और जनाब अभी आगे बढ़ते हैं और मुजफ्फराबाद के तारीखी लाल किले की बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर को हसीन वादियों, सरसब्ज जंगलात और दिल फरेब दरियाओं के बायस जन्नत नज़ीर वादी कहा जाता है। ये इलाका कदीम तारीखी विरसे का हामिल है। स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर मुख्तलिफ हुक्मरानों ने यहाँ कई किले तामीर करवाए, जिनमें से एक आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का तारीखी लाल किला भी है। इसे मुजफ्फराबाद किला और रत्ता किला भी कहा जाता है। मुजफ्फराबाद में दरियाए नीलम के किनारे 1549 में इस किले की बुनियाद रखी गई थी। ये किला मुख्तलिफ हुक्मरानों के अरूज और जवाल देखने के बाद आज भी अपनी शान व शौकत से वहीं मौजूद है। 1992 में आने वाले सैलाब और 2005 के ज़ल्ज़ले में इस किले को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो मुनहदिम भी हो गया था। तफसील हम जानते हैं इस रिपोर्ट में और उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट देखने के बाद जब हम वापस आएंगे तो हिना न्याजी हमारे साथ होंगी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में मशहूर जो तारीखी मुकाम है लाल किला इसके अंदर, और इस किले को मुकामी ज़ुबान में रता किला भी कहा जाता है। ये सदियों पुराना किला है जो अपने अंदर सदियों की जो तारीख है वो समोए हुए है। 1549 ईस्वी में जब यहाँ पर चक दौरे हुकूमत कायम था तो इस किले की ज़रूरत महसूस की गई और इसे दफाई हसार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए यहाँ तामीरात का आगाज़ किया गया। जिसके बाद 1587 में जब मुगलिया सल्तनत ने यहाँ की भाग दौड़ संभाली तो इस किले को जो शाही मेहमान है उन्हें ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 1646 में जब खान मुजफ्फर खान, जिनके नाम पर मुजफ्फराबाद शहर आबाद है, उन्होंने जब इस जगह की भाग दौड़ संभाली तो उन्होंने इस किले को एक मरतबा फिर से दफाई मकासद
मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 1947 में जब तकसीम हिंदुस्तान हुई और पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, तो उसके बाद इस किले को आम आवाम के लिए सियासी मकसद के लिए खोल दिया गया था और सियासी मकसद के लिए ये इस्तेमाल होता रहा। लेकिन 2005 का जो होलनाक ज़लज़ला हुआ था आज़ाद कश्मीर में, उसके में इस किले की जो दीवारें हैं वो भी टूट चुकी थी, जिसके बाद अब एक मरतबा फिर से महकमा जो आसार कदीमा और महकमा सियाहत के ज़ेर एहतमाम इसकी जो रेनोवेशन है दोबारा से शुरू कर दी गई है और इसकी जो असल हालत है उसमें इसे बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जी थैंक यू वेरी मच। हमारे रिपोर्टर हमें इस लाल किले के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और जादू हिना आ चुकी है, ये सीट जो खाली थी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सॉरी आई एम लेट टुडे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमने बात की थी कि लेट क्यों होता है इंसान। 2 तरह के लोग होते हैं। की वजह से लेट हो गई हूँ। मैं गाड़ी इतनी तेज नहीं चला सकती थी, आराम से आज मैं ड्राइव करके आई हूँ। बहुत ज्यादा फॉग थी, बहुत ज्यादा धुंध थी, बहुत ज्यादा फॉग की वजह से आई एम लेट टुडे। अपॉलॉजीज, माजरत जी। मान लेते हैं हिना, मान लेते हैं। शो में आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि मिशाल मलिक साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और 5 जनवरी कश्मीर में यौम हक खुद इरादियत के तौर पर मनाया जाता है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने 1949 में आज ही के रोज करारदाद मंजूर की थी, जिसके मुताबिक कश्मीरियों को यह हक दिया गया था कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मिशाल मलिक साहिबा ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। कहिएगा, भारत का जो है वो गासबाना कब्जा, जुल्म और ज्यादतियों का सिलसिला आज भी जारी है और रेजोल्यूशन पास हुए हुए कई साल गुजर गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका। आपको क्या लगता है कितना वक्त दरकार है, कब और कैसे इस पर अमल दरामद शुरू होगा? देखिए, ये एक बहुत ही लंबी जर्नी है और इसके अंदर बहुत सी करारदादें हैं जिसके अंदर ये 5 जनवरी वाली भी बहुत इम्पोर्टेंट करारदाद है हक खुद इरादियत के हवाले से। इसके अंदर अभी भी जो हम हालात वहाँ पे देख रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ पे अभी भी राजौरी के अंदर 6 मासूम लोगों को शहीद कर दिया गया। और अभी इनका नया एजेंडा लेटेस्ट जो इस वक्त आने वाला है, 4 जनवरी की खबर है कि 18 वहाँ पे वो डिप्लॉय कर रहे हैं CRPF कंपनीज को। जस्ट लाइक thousands of more occupational forces will be deployed there in जम्मू रीजन। तो यहाँ पे ये अपनी ऑक्यूपेशन बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो उनकी आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो उनकी पब्लिक हो। तो बात सारी की सारी आती है अंडर इंटरनेशनल लॉ कि क्या वजह है कि इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को अंडर द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्यों नहीं इनको एक्सिक्यूट किया जाता, प्रोसिक्यूट किया जाता, पनिश किया जाता। हिंदुस्तान जो ओपनली ब्लेटेंटली वायलेट कर रहा है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की, स्पेशली जो यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारियां हैं, वो हमें नहीं नजर आती कि वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। कंडेमनेशन की हद तक हो जाता है, रिपोर्ट्स की हद तक हो जाता है, बट इससे आगे नहीं फर्दर जाता कि वो उनको होल्ड अकाउंटेबल करें, क्योंकि जब तक वो अकाउंटेबल होल्ड नहीं करेंगे उनको फॉर वायलेटिंग जिनीवा कन्वेंशन, UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट दे वायलेट जो ह्यूमैनिटी के साथ वहाँ पे किया जा रहा है, चाहे वो जेनोसाइडल एक्ट्स हैं, चाहे वो वहाँ पे वॉर क्राइम्स हैं, चाहे वहाँ पे इकोनॉमिक वहाँ पे ब्लॉकेज हैं, चाहे वो वहाँ पे इतने लोगों के अरेस्ट हैं, बहुत से जो जितने भी ह्यूमन राइट्स की जो अब्यूजेस वहाँ मिलते हैं, वी डोंट सी दैट एनीवेयर इन द होल वर्ल्ड राइट नाउ। जी मिशाल मलिक साहिबा, 70 ईयर्स से भी ऊपर हो गया है और ये रेजोल्यूशन जो है, जो कि राइट है हमारा, आज़ादी का राइट है, वो राइट अभी तक नहीं मिला हम लोग को। बिल्कुल हमारी स्ट्रगल तो कंटिन्यू करी है, बट फॉर हाउ लॉन्ग कैन वी कॉम्बैट such a big occupational force without having any international support? बिल्कुल मिशाल साहिबा, और इतने साल गुजरने के बावजूद भी उसके बाद हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 को जब मोदी हुकूमत ने आइन और कानून में रद्दोबदल की, कश्मीरियों पर जुल्म सितम के नए दौर का आगाज किया, इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। और अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया इस मामले पर खामोश है तो गलत नहीं होगा। आपके ख्याल में दुनिया कब जागेगी? पाकिस्तान की तरह मुख्तलिफ ममालिक में कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाई जाती है। आपके ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा क्यों खामोश है? देखिए, यहाँ पे ना खामोशी का इनका, चाहे इनका फियर है, इंडिया एक बड़ी मार्केट है या जो भी है,
बट सबसे बड़ा मैं समझती हूँ कि जो फियर होना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो यही है कि इसकी जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं कि एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और यहाँ पे कभी भी खुदा न खास्ता ट्रिगर हो सकता है एक माइक्रो न्यूक्लियर एक्सचेंज, क्योंकि इंडिया की जब से बीजेपी की हुकूमत आई है अब तो बहुत ज़्यादा ही आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग और शेलिंग होती है और जिस तरह की थ्रेट्स आती है वहाँ इंडियन साइड से, और वहाँ पे वो 5th ऑफ अगस्त जब हुआ था उससे चंद महीने पहले 2019 के अंदर 27 फरवरी को जब वहाँ पे उनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी इंडिया के अंदर मोदी के सेकंड टेन्योर की, तो उस वक्त भी उन्होंने न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज किए थे। वो उस वक्त भी बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। तो आई डोंट नो, आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि जो वर्ल्ड है चाहे वो अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है सोचता है, मगर अगर हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इंडिया के अंदर, चाहे बाहर की यूरोप की, वेस्ट की या अरब वर्ल्ड की, जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक वहाँ पर हैं, मगर क्या उनको ये अकल नहीं आती है कि यहाँ पे एक जिस तरह की एक फैशिस्ट किस्म की एक टेररिस्ट माइंडसेट की गवर्नमेंट है, ये तो सारा का सारा इनका पैसा डूब जाएगा if they have a war stance with Pakistan। और अपने भी अंदर इनकी इतनी सिविल वॉर की सिचुएशन चल रही है। अभी भी हमने देखा है जब क्रिसमस का था 25 दिसंबर को, तो वहाँ पे क्या हालत हुई है, वहाँ पे चर्चेस के साथ जो कुछ किया है, माइनॉरिटीज के साथ किया है, मुसलमानों के साथ भी इतना कुछ किया जा रहा होता है वहाँ पे। ये सारा का सारा जो भी इंटेंसिफिकेशन है इनकी रिप्रेशन की पॉलिसी की और बारबारिज्म की, I don't think long-term economic interest can sustain there of the international world. So they should focus more on peace and security. और उसका रास्ता यही है कि कश्मीर का पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। मिशाल मलिक साहिबा, यासीन मलिक की सजा के बाद अब क्या कानूनी सूरत जो है वो बची है? देखिए, उनके खिलाफ सिर्फ एक केस नहीं है, उनके खिलाफ बहुत से झूठे मुकदमात उन्होंने दर्ज किए हुए हैं हिंदुस्तान की वेरियस अदालतों के अंदर। और अभी हाल ही में उनकी जम्मू के अंदर भी उनकी हेयरिंग्स चल रही हैं, वो भी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर, टाडा कोर्ट के अंदर। और वहाँ पे भी जो जज है जम्मू कोर्ट का, वो बार बार हर हेयरिंग पे 3-4 दफा कह चुका है कि उनको फिजिकली प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि उनको फिजिकली प्रेजेंट नहीं किया जा रहा उस केस के अंदर। और उनको जैसे एक केस के अंदर उनको सजा हुई थी 25 मई को लास्ट ईयर, जिसके अंदर उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, विगरस इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ साथ उनको जो है 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। ये डेथ सेल में रखा, तो वहां से उनको निकाला नहीं जा रहा। तो बेसिकली उनकी जितने भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं, ये जुडिशियल टेररिज्म किया जा रहा है टू एलिमिनेट हिम। और उनको ना लीगल एक्सेस दी जाती है, ना फिजिकली प्रोड्यूस किया जाता है, ना उनको बोलने की इजाजत दी जाती है, क्योंकि ऑनलाइन भी कभी कभी जब प्रेजेंट होते हैं वो जो बोल रहे होते हैं तो उनको म्यूट कर दिया। सो दिस इज ऑल अ प्लान ऑफ इंडिया टू मेक द एंटायर मूवमेंट लीडरलेस। उसके अंदर मेजर गिलानी साहब को भी हमने खो दिया, फिर उसके बाद अशरफ सराई साहब को जहर दे दिया जम्मू जेल के अंदर, और अब उसके बाद यासीन साहब के साथ जो सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल सही। मिशाल मलिक साहिबा, 5 जनवरी कश्मीर में यौम हक खुद इरादियत के तौर पर मनाया जाता है और हम हमेशा कश्मीरी भाई बहनों के साथ खड़े हैं, हमेशा कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। आज के दिन की मुनासबत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? पाकिस्तानी पब्लिक को या कश्मीरी कौम के लिए? कश्मीरी कौम को। देखिए, कश्मीरी कौम को तो मैं सलूट ही कर सकती हूँ कि वो जिस तरह के एनवायरनमेंट, जिस तरह के हालात में, जिस तरह की मतलब कि ओवरऑल ग्लोबल कोई उनको जो है रिलीफ नहीं मिल रहा, मगर फिर भी हम लोग अपनी जो स्ट्रगल को कंटिन्यू करें। बट मेरा पैगाम पाकिस्तानी पब्लिक को होगा और बाहर जो वर्ल्ड कम्युनिटी को यही होगा कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप कितना हाईलाइट कर सकते हैं कश्मीर केस को, उसकी जुरिस्डिक्शन को, उसकी रेजोल्यूशंस को। और जैसा बहुत से ममालिक ऐसे आए हैं दुनिया के अंदर जिनको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बहुत से रिलीफ मिले, या बहुत सी मूवमेंट्स को, बहुत सी स्ट्रगल्स को। ये तो एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है, प्लेज किया यूनाइटेड नेशंस ने
प्रॉमिस किया हुआ है कि कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाई जाए। तो क्या वजह है कि ठीक है आपकी भी मजबूरियां होंगी, बट दिस इज अबाउट जेनोसाइड, दिस इज अबाउट वॉर क्राइम्स। जब ये यूगोस्लाविया और रवांडा के लिए एड हॉक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं, तो क्या वजह है कि जेनोसाइडल एक्ट जो कश्मीर में हो रहे हैं उसके लिए क्यों नहीं बनता इनके ट्रिब्यूनल्स? तो ये एक कश्मीर एनवॉय होना यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बहुत जरूरी है। बहुत सी चीजें जिसके थ्रू हम लोग रिलीफ दिलवा सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी कौम बहुत रिजिलियंट है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत डिटर्मिन्ड है अपने मिशन में, बहुत कन्विंस्ड है। बट प्रॉब्लम सारी ये है कि प्रैक्टिकलिटी उसके अंदर कितनी है, कि इसको लीडरलेस किया जा रहा है, कौम को एलिमिनेट किया जा रहा है। फुली इक्विप्ड 9 लाख से ज्यादा फोर्सेस हैं जो कि वहां पर आके, और अब तो 50 लाख इंडियन पब्लिक को वहां पे उन्होंने रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स और डोमिसाइल इशू कर दिए एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के। तो अब लाखों की तादाद में उनकी पब्लिक भी वहां पर आ रही है एज अ कब्जा ग्रुप, एज अ कब्जा माफिया, और लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको कॉम्बैट करना नियर टू इम्पॉसिबल है कश्मीरी कौम का। बिल्कुल सही। मिशाल मलिक साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज के दिन के हवाले से भी ये बहुत ज़रूरी था कि हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करें, उनके हक़ खुद इरादियत के लिए आलमी बरादरी को मिलकर जगाएं, और ये कोशिश हमारी हमेशा से जारी रहेगी। अब हिना आप देखें कि कितने साल गुजरने के बावजूद दुनिया में बड़े बड़े मसाइल हल हुए, लेकिन कश्मीर का मसला ऐसा है जो इतने साल गुजरने के बावजूद भी हल नहीं हो पा रहा और निगलेक्ट किया जा रहा है। आई मस्ट से यूनाइटेड नेशंस की जानिब से भी इसको निगलेक्ट किया जा रहा है, और आई थिंक बहुत जुल्म ज्यादती का सिलसिला जो है वो जारी है, इंसानियत ना के खत्म साथ होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात, और अब कुछ इंटरेस्टिंग खबरें शामिल करेंगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जी पहली खबर है पाकिस्तान से ही है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का नाम तारीख इंसानी के 200 अजीम तरीन गुलकारों में शामिल। अमेरिका के मारूफ जरीदे रोलिंग स्टोन ने लेजेंडरी गुलकार जो है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को तारीख इंसानी के 200 अजीम तरीन गुलकारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। और रोलिंग स्टोन ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का तारुफ करवाते हुए ये कहा कि वो शहंशाह कवाली हैं, और उन्हें कवाली की सल्तनत का आइकॉन भी उन्हें करार दिया। और ये भी उन्होंने लिखा कि सदियों पर मुहीत उनके जो ख़ानदानी विरासत जो है ना वो बहुत कमाल है। फैमिली में बहुत अमेजिंग सिंगर्स हैं, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की। नुसरत फतेह अली खान ने अपनी जो है ना वो बेमिसल गायकी से पूरी दुनिया में लोगों के दिल जीते, और ख़ुसूसी तौर पर उनकी दिहाई में अगर पीटर गैब्रियल की बात करें, उनका जो कोलैबोरेशन था और जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो आज भी अगर आप सुने, अक्सर में सुबह आते हुए वो जो परफॉर्मेंस है यूट्यूब पर आज भी आप अगर सर्च करें तो कोलैबोरेशन उन दोनों की जो थी वो बहुत अमेजिंग है। और वाकई बहुत सारे, मैं कहती हूँ लैंग्वेज बैरियर के बावजूद बहुत सारे लोग जो है वो नुसरत फतेह अली खान साहब की लैंग्वेज को नहीं समझ सकते थे, लेकिन अक्सर जब वो परफॉर्म कर रहे होते थे, अक्सर जब वो कवाली गा रहे होते थे तो लोग जो है वो सत्ते में चढ़े झूम उठते थे और रोना शुरू हो जाते थे। मैंने बहुत सारे, जैसा माइकल जैक्सन के बारे में कहा जाता है ना कि जब वो परफॉर्म करते थे तो दुनिया झूमती थी, लोग रोते थे, उनके आंसू आना शुरू हो जाते थे। इसी तरह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब जब परफॉर्म किया करते थे तो लोग जो है वो झूम उठते थे, इवन रोते भी थे, और उनकी परफॉर्मेंस को बेहद एंजॉय करते थे। आगे बढ़ते हैं जनाब, एक और खबर शामिल करते हैं। सब्ज माहौल दोस्त और रात में अज खुद चमकने वाली लाइब्रेरी की तामीर शुरू कर दी गई है। अमरीकी काउंटी में ब्रॉन्क्स में एक नई लाइब्रेरी की बुनियाद डाली गई है जो देखने में बहुत दीदा ज़ेब है, लेकिन इसमें दहकते हुए सब्जे को शामिल किया जाएगा और कुतुब खाने की जो बिजली है वो सोलर पैनल्स के जरिए बनाई जाएगी और बारिश का पानी भी जमा किया जाएगा। और एक आपको इस लाइब्रेरी से मुतालिक बताएं कि जो इसका इसको जो डिज़ाइन किया गया है ये देखने में बहुत खूबसूरत है, और लेकिन
जो मरकजी हैसियत इस लाइब्रेरी में माहौल को दी गई है बेसिकली। बिल्कुल जमील और इसकी पिक्चर्स कितनी खूबसूरत है। और कहा जा रहा है कि इस लाइब्रेरी में जो रोशनी होगी वो नेचुरल लाइट, जो सनलाइट आती है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसको ग्लास से बनाया गया है। बहुत सारा उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है। विंडोज बनाई गई हैं, ग्लास वॉल्स बनाई गई हैं जहां से जो है वो रोशनी की आमद होगी और हमें जो है ना नेचुरल लाइट का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और शीशे पर अगर बात की जाए तो खास अंदाज से दरख्त और पौधों के जो है ना वो डिजाइन बनाए गए हैं जो रात के वक्त गैर मामूली रोशनी खारिज करेंगे। और इसमें एक वो भी बनाया, कम्युनिटी रूम बनाया गया है, 2 कमरा जमात भी बनाया जाएगा इसमें और वो भी बनाए जाएंगे, क्लासरूम्स भी बनाए जाएंगे। क्लासरूम क्यों बनाए जाएंगे? क्लासरूम्स क्यों बनाए जाएंगे? जहाँ लोग बैठकर क्लासेस लेंगे, यहाँ पर कुछ लेक्चर्स भी होंगे। जहाँ पर कुछ लेक्चर्स भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी आएंगे। अच्छा। मतलब बहुत फ्यूचर प्लानिंग की जा रही है कि यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेवल। अच्छा जमील, आपने देखा कि अगर हम लोग अक्सर लाइब्रेरीज में जाते हैं स्टूडेंट्स के बैठने के लिए, कोई जो है ना वो क्लासरूम नहीं होता, और वैसे भी रिसर्च सेंटर होगा जमील। दिस वोंट बी जस्ट अ लाइब्रेरी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आएंगे, बैठेंगे, उनके टीचर्स साथ होंगे और जो है ना बारिश के पानी को फिल्टर किया जाएगा, विच इज वेरी अमेजिंग अगेन। और मुझे लगता है कि हम जब लाइब्रेरीज में जाते हैं हम लाइब्रेरी के अंदर बैठ के शोर नहीं कर सकते। सो वी डेफिनेटली नीड अ क्लासरूम। यहाँ कर सकते हैं ना, क्लासरूम में आपकी डिस्कशन हो सकती है। अच्छा इसको बनाने का पर्पस क्या है मैं आपको बताती हूँ। बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, जब हम किसी लाइब्रेरी में जाते थे थीसिस वगैरह के लिए, या जब रिसर्च आर्टिकल्स हमने लिखने होते, या अक्सर हम न्यूज़पेपर्स के लिए जब आर्टिकल्स लिखते थे तो रिसर्च के लिए हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था। अब लाइब्रेरी के कुछ डायनामिक्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनका ख्याल रखा जाता है। आप लाइब्रेरी जाके शोर नहीं कर सकते, आप डिस्कशन नहीं कर सकते, आप एक दूसरे से वो जो एक डिबेट चल रही होती थी कि नहीं ये नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि बाकी लोग वहां पर बैठकर किताबें पढ़ रहे होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं और डिस्टर्बेंस से जो है ना, यकीन करें ये सबको पता है। क्लासरूम वाली बात को मैं जस्टिफाई कर रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स जाएंगे। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हिना, मैं बहुत इंप्रेस हूँ आपकी बातों से। मुझे बताएं, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में कितनी बार लाइब्रेरी गई हैं? मुझे लगता है हम हर वीक जाते थे। हर वीक जाते थे क्योंकि लिटरेचर स्टूडेंट थी। पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होता था? नहीं, मुश्किल था। फिर मैं कभी कभी सोच रही थी MBBS ही कर लेना चाहिए था जब इतनी किताबें पढ़नी पड़ी। और आपको पता है हमें एक नॉवेल मिलता था। हम कहते हैं डॉक्टर हिना न्याजी है, डॉक्टर हिना न्याजी। बट यू नो व्हाट, हमें एक रात में एक पूरा नॉवेल खत्म करके आना होता था। अंग्रेजी का नॉवेल होता था, लेकिन अक्सर उसकी मूवीज भी अवेलेबल होती थी, फिर हम मूवीज देख लेते थे तो वो आइडिया हो जाता था। क्योंकि एक रात में पढ़ाई थी कि लाइक मूवीज भी देखनी है, साथ साथ नॉवेल्स भी पढ़ने हैं। इंटरेस्टिंग ऐसी पढ़ाई तो फिर क्या बात है। थैंक यू जमील, क्या बात है जमील। अब आप रात को मूवी देखते हुए जो है ना वो पढ़ाई हो रही है। ऐसी होती थी जिस तरह से मैं आपको आजकल की अगर मूवी की एग्जांपल दूं, जो लिटरेचर है उसमें इन चीजों को बहुत, द ग्रेट गैट्सबी, बिल्कुल, क्योंकि मूवीज भी जो बनती हैं वो नॉवेल्स बेस्ड जो मूवीज होती हैं वो देखना ही बहुत जरूरी होती है। तो वो बड़ा काउंट करती थी हमारी रिसर्च में। अच्छा जमील, चोरियां होती हैं अक्सर, ठीक है, स्ट्रीट क्राइम जो है वो कराची का हम आए दिन जिक्र करते हैं कि बहुत ज्यादा है और उसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि लाहौर में भी अब इस तरह के वाकयात हो रहे हैं और अनोखी चोरियां हो रही हैं। अनोखी चोरियां हो रही हैं। अब ये अनोखी चोरी क्या है हम आपको बताते हैं। लाहौर में जनाब 6 मुल्जिमान रात गए पिज्जा डिलीवर करने वाले लड़के से 1800 रुपए मालियत का पिज्जा छीन कर फरार हो गए। स्ट्रीट क्राइम का ये अनोखा वाकया है। लाहौर की जनूबी छावनी में ये पेश आया है जहां 6 मुल्जिमान ने पिज्जा डिलीवरी बॉय से 1850, अच्छा पहले 1800 था, अब 1850 हो गया। 50 रुपए डिलीवरी चार्ज। मैं उम्मीद करता हूँ आगे कोई ऐसी लाइन ना आए जिसमें ये 1900 हो जाए। नहीं, अच्छा, 1850 डिलीवरी चार्जेस हैं। अच्छा 50 रुपए डिलीवरी चार्जेस हैं। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। और ये 20 बहुत अच्छा कवर किया आपने। आई मस्ट अप्रिशिएट यू, आपने बहुत अच्छा कवर किया। ओके, बिलाल नामी ये पिज्जा बॉय थे जनाब जिससे वो पिज्जा छीनकर फरार हो गए। अब पता नहीं उनको भूख लगी थी चोरों को देखे ना, मेरी मैं डिलीवरी बॉय के पास पैसे कैश भी हो सकता था, ठीक है, वो कैश भी लूट सकते थे। ये तो शुक्र है कि उस बेचारे से पिज्जा लेके चले गए। पिज्जा लेके चले गए। आई फील बैड फॉर बिलाल, आपने परेशान नहीं होना, मैं कोशिश करूंगी आप उसे ना, मैं कंपनसेट आपको कर दूंगी, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी, मैं आपको पिज्जास भी ले दूंगी, आपने परेशान नहीं होना, दिल बर्दाश्त नहीं होना। इस तरह की चीजें बाइक भी ले दो। नहीं, बाइक भी ले दूंगी अगर बिलाल को जरूरत हुई तो। बिलाल अगर आप सुन रहे हैं तो आप जो है ना हिना मैम से राब्ता करें और वो आपको एक बाइक लेके देंगी, कुछ पिज्जे लेके देंगी, कुछ कैश भी देंगी और 1850 रुपए में सबसे पहले आपको दूंगी। आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना, लेकिन चोरों पर भी आफरीन है। मतलब आपने अगर चोरी करनी थी
यार मुझे लगता है ये चोर नहीं थे, व्हाट इवन, मुझे लग रहा है ये मुझे लगता है ये नशई थे। ये पेट्टू चोर थे। मुझे लगता है ये नशई थे, ये नशई थे क्योंकि उनको भूख लगी थी और उन्होंने सर्दियों में। पिज्जे पे हल्ला बोला और उनको कैश या इस चीज से कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको कुछ खाना था। अच्छा जमील, आजकल या फिर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि ये ऐसा पिज्जा हो जो वो ना खा सकते हो सकता और है। उन्होंने ही खाया, या फिर एक बात और मुझे याद आ गई, रात को अब 11 बजे 10 बजे मार्केट्स बंद करने का जो ऑर्डर है, तो उनका कोई ऑर्डर ना उनको हो रहा हो, उनसे उनको कुछ खाने को ना मिल रहा हो, यही चीज मैं ठीक है, तो मेंशन उन्होंने करना वो पिज्जा खा चाहूंगी। लिया। जमील, आपको पता है रात को मेरी डिजाइनर ने कुछ मुझे ड्रेसेस ड्रॉप करवाए, तो यहाँ पर मैं आई थिंक कमेंट करना चाहूंगी उन तमाम राइडर्स को, उन तमाम डिलीवरी बॉयज को जो टाइमली घर घर जाकर खाना हो, कोई ड्रेस हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, वो डिलीवर करते हैं। इतनी ठंड में रात को बहुत ज्यादा धुंध थी, धुंध की वजह से मतलब जीरो विजिबिलिटी हो जाती है रात को, और रात के 12 बजे जब वो मुझे डिलीवर करने आए वो ड्रेस, तो मेरे दिल से दुआ भी निकली। क्या डिलीवर करने आए? ड्रेस, डिजाइनर ने मुझे ड्रेस भिजवाया, थोड़ी लेट हो गई, वो किसी डिनर पर थी। खैर मैं 12 बजे तक जागती भी रही क्योंकि मेरे घर का जो स्टाफ है वो भी सो जाते हैं 12 बजे, कोई जुल्म नहीं है। फिर मैंने उनको कॉफी की ऑफर की। मैं आपको यही चीज बता रही हूँ कि जब वो आए, मुझे क्योंकि डिजाइनर ने बता दिया था कि वो डिलीवर करने आ रहे हैं, जब मैंने खिड़की से बाहर देखा बहुत धुंध थी, फिर मैंने कॉफी बनाई और जब वो आए तो मैंने उनको दिया। ट्रस्ट मी, इस तरह के अगर हम छोटे छोटे आप डिलीवर करने आते हैं कोई फूड, डिलीवरी बॉय का अगर आप ख्याल रखें, हिना के लिए जबरदस्त। कॉफी, चाय, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली अगर ये वाला एक आपका जो एहसास है ना, ये आपके अंदर एक पैदा हो जाए तो आप सोचे कि कितने लोगों का भला हो जाए। लेकिन फिर भी रात 12 बजे आप ड्रेस मंगवाने से इज्तनाब करें। मैंने नहीं मंगवाया ना, डिजाइनर ने भेजा। सॉरी, आप रात 12 बजे ड्रेस भिजवाने से गुरेज करें क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है। अब मैं डिजाइनर पे आ गया। मैंने सोना भी होता है ना सुबह मॉर्निंग शो के लिए, मैंने जल्दी। अच्छा, आपके लिए एक अच्छी खबर है ना जी, मेरे लिए नहीं है ना, उसमें पाकिस्तान फॉल ही नहीं करता। अच्छा, पाकिस्तान फॉल नहीं करता। फिर भी आपके लिए अच्छी खबर है। जी बताइए। फिर भी आपके लिए अच्छी खबर है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 15 जनवरी से 15 मार्च 2023 के दौरान सस्ते फ़ज़ाई टिकट्स की पेशकश का ऐलान किया गया है और इन तारीखों के दौरान इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं उनके टिकट्स सिर्फ 1100 दिरहम तक में दस्तयाब होंगे और टिकट्स की बुकिंग शुरू कर दी गई है, जबकि ये जो सफ़र है ये 15 जनवरी से 15 मार्च के दौरान किया जा सकेगा। अब पाकिस्तान इसमें है या नहीं, मुझे ढूंढने नजर, मुझे लगता है पाकिस्तान है इसमें। नहीं है पाकिस्तान, काहिरा है, ओमान है, मालदीव है, ऑस्ट्रिया है, मॉरिशस है। पाकिस्तानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुबई जाते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से वैसी टिकट सस्ती है। कहाँ पे सस्ती है जमील? अब तो 1.5 लाख की टिकट आ रही है और बिजनेस क्लास की तो आप बात ही ना करें, 4 लाख का टिकट है की टिकट। जी 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 4 लाख का टिकट आ रहा है इकोनॉमी क्लास का। इकोनॉमी का नहीं, मैं इकोनॉमी के बिजनेस क्लास की बात कर रही हूं। तो आप इकोनॉमी की बात करें ना, इतनी महंगी इकोनॉमी का भी 1.5 लाख का आ रहा है और अगर वीजा लगा ले तो 60-70 हजार का टिकट है मेरे ख्याल में दुबई का। जमील पता नहीं 20 साल पुरानी बात करें जमील, ये बहुत पहले होता था। अभी तो जब आप एयरलाइन में ट्रैवल करें, अगर पाकिस्तानी एयरलाइन की अगर मैं बात करूं तो उनका भी अराउंड 110 आपको टिकट पड़ रहा है और वीजा अगर आप उसमें इंक्लूड कर लें वीजा चार्जेस तो वो फिर आपको पड़ जाता है। वीजा छोड़ देना, वीजा तो लगवाना है। वीजा लगवाए बगैर आपने टिकट क्या, वीजा लगवाए बगैर आपने टिकट का क्या करना है? लेकिन क्या वाकई इतना महंगा टिकट हो चुका है? यस, और अगर यार प्लान कैंसिल, टीम सुनो पाकिस्तान दुबई का प्लान कैंसिल हो गया। अच्छा, हमने यहाँ बताती चलूं कि हमारी टीम ने प्लान किया हुआ था कि हम न्यू ईयर्स पर जाएंगे और हम लोग सारे बहुत एक्साइटेड थे, बट फिर हमारी मसरूफियात कुछ ऐसी थी कि हम लोग जा नहीं सके और हमें रोज यहाँ पर शो भी करना होता है, बट वी आर प्लानिंग। और डिसअपॉइंट ना हो टीम सुनो पाकिस्तान, हम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। कुछ लोगों के पासपोर्ट्स अभी तक वापस नहीं आए वीजा लग के और ये ऐसी सूरत हाल है कि इसमें उम्मीद रखी जा सकती है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, जरूर जाएंगे टीम सुनो पाकिस्तान, जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो अब रोज अपना पासपोर्ट निकाल के देखता हूँ, अच्छा वीजा लगा हुआ है, क्या करना है इसका? 3 महीने वाला लगा हुआ है, अभी 3 महीने है हमारे पास, so just relax। 3 महीने वाला लगा हुआ है आपका वीजा? मेरा तो ना पूछे कौन सा है तो कभी भी मेरा तो लगा ही हुआ है बस वीजा। ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबा कमर की। बात बदल दिया इन्होंने, इससे पता था मेरे एक सवाल आने लगा मेरी तरफ से। ओके खैर आगे बढ़ते हैं। जी सबा कमर की बात करते हैं। सबा कमर की फूलों के साथ वीडियो वायरल हुई और सबा कमर की जानिब से इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके घर में जगह जगह खूबसूरत गुलदस्ते मौजूद हैं, जबकि एक उन्होंने कैप्शन लिखा है जिस पर उन्होंने लिखा है नया साल मुबारक हो। किसी एक मतलब उनके फैन ने लिखा है, फिर बहुत सारे फैंस जो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं
कि कौन खुश नसीब है जो इतने ज्यादा जो है ना फूल आपको भेज रहा है, या वो कौन खातून है जो इतने ज्यादा आपको फूल भेज रही फूल है। बहुत खूबसूरत जो है, आप फैंस मस्त है ना जमील, फैंस जो है ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। फिर जब और आप भी उनके बहुत दिल के करीब होते हैं, जब आप उनको इतनी एक्सेस देते हैं अपनी जिंदगी में, फिर वो थोड़ा सा जो है ना ब्लंट होके कुछ तल्ख सवाल भी पूछ लेते हैं। तो सबा कमर की इस वीडियो के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जिसपे बहुत सारे लोग जो है ना बहुत इंक्विजिटिव होके पूछ रहे थे कि जल्दी से बता दें ये किसने भेजे हैं। लेकिन ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मुझे वाइट नाम बता दे उसका जिसने ये भेजे हैं, ऐसे करके पूछा गया होगा। ऐसे इसी टोन में। नहीं, ये है कौन जिसने ये भेजे हैं? इतने फूल भेज दिए, मतलब मैंने जो आपको भेजे थे वो वीडियो तो लगाई नहीं आपने, ये वाली वीडियो लगा दी आपने। ये आपको कहाँ पता से ये खास आए हैं फ्लावर्स? जमील, वैसे आई मस्ट से कि सबा कमर बहुत एक जबरदस्त एक्ट्रेस है, बहुत, मेरी तो शी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। और अक्सर वो अपने इंस्टाग्राम पे इतने फूलों की वीडियोस शेयर करती रहती हैं। बहुत उनको जो है ना जबरदस्त बुकेज जो हैं, उनके चाहने वाले, उनकी फैमिली या फ्रेंड्स में जहाँ से भी आते हैं, अक्सर वो बुकेज की पिक्चर्स शेयर करती हैं। और वो क्या खूबसूरत फूल होते हैं। वो अक्सर ट्रैवल कर रही होती हैं, तो जब वो जहाँ पर भी पहुंचती हैं वहाँ पर ऑलरेडी बुकेज मौजूद होते हैं। शबा कमर को फूल पसंद भी बहुत है और वो खुद भी फूल जैसी हैं, तो भाई वाओ, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। खैर जनाब, नया साल चढ़ चुका है और नए साल को चढ़े हुए भी 5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन ये वीडियोस और पिक्चर्स आने का सिलसिला अब भी जारी है। तो जैसे जैसे मजीद भी पिक्चर्स आती रहेगी, वीडियोस आती रहेगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन अभी आप और हम मिलके एक ब्रेक शेयर करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। फिर खुशामदीद, कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ शामिल करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात में हल्का बंदियों के हवाले से जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात की और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जमात इस्लामी और MQM समझती है कि बुनियादी जमहूरियत के बगैर जमहूरियत की मौजूदगी अधूरी है। अहमद वलीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन, हल्का बंदियों का ये जो मामला है ये किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है, अहमद वलीद साहब से हम पूछते हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस, गुड मॉर्निंग। थैंक यू जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग टू यू। सर, आपके ख्याल में MQM का मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है हल्का बंदियों के हवाले से, और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी के साथ एक मीटिंग होना और ऐसे इलाके जहाँ पर जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान के वोटर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इनके मुतालबात तो ठीक हैं, जायज़ हैं, लेकिन क्या ये पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखें, ये जो मसला हल्का बंदियों का है, ये आपको पता है कि इससे पहले भी काफ़ी इशू चलते रहे। जब वो सेंसस हुआ तो उसके ऊपर भी MQM और जमात इस्लामी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इतराज़ात किए कि बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो सिटी के अंदर थे, उनको बाहर निकाल दिया गया और कराची की आबादी भी कम शो करना शुरू कर दी, हल्के जो हैं वो कम हो गए। तो इस तरह से ये मसला जो है, पीपल्स पार्टी क्योंकि हुकूमत में है तो वहाँ पर ये मसले तो उनके काफ़ी अरसे से चल रहे हैं कि हल्का बंदियाँ जो है हुकूमत ने अपनी मर्जी से करवाई हैं और अपनी जो ऐसी बाउंड्रीज जो उनके अपने जहाँ स्ट्रेंथ है तो उनको उसमें शामिल किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये मसला इतना आसान नहीं हल होना, क्योंकि अगर मिल बैठेंगे, सारी पार्टीज बैठें तो कुछ बीच में रास्ता निकालें तो फिर शायद कोई मसला हल हो, क्योंकि जमात इस्लामी के अपने इतराज़ात हैं और MQM के अपने, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी आ जाती है जिसके ऊपर ब्लेम आता है कि ये सारा काम जो है उन्होंने किया। तो MQM क्योंकि अब चाह रही है कि वो जरा एक्टिवली मतलब हिस्सा ले इसमें लोकल बॉडीज इलेक्शन में, ताकि कोई ना कोई वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है वो सही तरीके से बना सके। तो मेरा ख्याल है कि MQM के मुतालबात जो हैं कुछ हद तक पीपल्स पार्टी को मानना पड़ेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त इत्तेहादी है उनकी, और MQM जो है वो दबाव डाल सकती है। इससे पहले आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और MQM जो है वो बहुत रेयर हुआ है कि वो एक साथ रहे हों। माजी में कुछ एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि जिसमें उन्होंने वफाक में हुकूमत बनाई, लेकिन सिंध के अंदर इस तरह से एक आध दफ़ा ही इन्होंने सपोर्ट की थी। लेकिन अब मसला जो है वो MQM के लिए ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में उन्हें कोई ख़ास पजीराई नहीं मिल सकी थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से इलेक्शन काफ़ी सीटें निकाल गई, तो जिससे एक सेटबैक मिला था। लेकिन उसका इल्ज़ाम वो देते हैं कि MQM को निशाना बनाया गया था, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया था, उनके फिर वो ग्रुप्स सामने आ गए और ग्रुप्स की वजह से वो डिवाइड हो गई। तो अब जो मसला है वो मिल बैठ के मेरा ख्याल होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। जी
अहमद वलीद साहब, MQM और जमात इस्लामी दोनों को अगर बात की जाए हल्का बंदियों की, तो दोनों को तहफ़्फ़ुज़ात है इस हवाले से। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन से पहले क्या मामला अदालत जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये मामला जो है मेरा ख्याल है कि अदालत में जाएगा तो फिर ये लंबा जाएगा, उससे फिर नुकसान होगा, इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो ये MQM जो है उनकी तो कोशिश है कि जल्दी से ये इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने काफी सारे एक्सक्यूजेज लगाए हैं इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन से, कि पहले ये सैलाब आ गया था, उसके पहले और मसाइल उन्होंने शो किए। हमारे पास पुलिस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये मसले मसाइल उन्होंने करके तो इलेक्शन आगे किए। तो अब जो अगर अदालत में जाता मामला तो फिर शायद मजीद इसको खींचना पड़े, क्योंकि एक नया पॉइंट लेके चले जाएंगे तो उससे फिर मतलब मसला खराब होगा। मेरा ख्याल है कि अगर ये किसी तरह से MQM और पीपल्स पार्टी खास तौर पे और फिर जमात इस्लामी को भी उसमें शामिल कर लें तो फिर मसला जो है हल हो सकता है, और इतना मुश्किल मसला नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आप लेन देन करके हल्के जो हल्का बदी है उनको ठीक कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अहमद वलीद साहब, आपके ख्याल में हल्का बंदियों का मसला अगर हल हो जाता है या अगर नहीं भी होता और बल्दियाती इलेक्शन हो भी जाते हैं, आपके ख्याल में क्या कराची के मसाइल हल हो पाएंगे? देखिए जी, कराची के मसाइल जो हैं वो बहुत दरीना है, बहुत ज्यादा मसले। आप देखें 80s से शुरू हुआ ये काम, 80s के बाद से लेके अब तक कराची जो है अभी तक समझ नहीं सका। बीच में एक दो लोग आए, एक जमात इस्लामी के नाज़िम आए और एक MQM के नाज़िम आए, जिन्होंने, क्योंकि पहले जमात इस्लामी के नाज़िम जो थे उन्होंने काफी काम करवाया, फिर उसके बाद MQM को जो है वो मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो थे नाज़िम, और उन्होंने फिर उसी चीज को वो आगे लेके चले कि भाई शहर में कोई काम भी करवाना होता, वरना तो आपको पता बहुत बुरा हाल था। तो इन दो नाज़मीन ने जो वहाँ पे थोड़े बहुत लोकल लेवल पे काम करवाए, उससे लोग अभी भी उनकी तारीफ करते। लेकिन उसके बाद फिर मामला ज्यादा खराब होना शुरू हो गए। तो मामला जो हैं वो फिर ऑब्वियसली जब पॉलिटिकल मुखालफत चल रही होगी, रस्साकशी चल रही होगी, तो फिर जो नुकसान है वो आवाम का होता है। सड़कें, पानी नहीं है, कितने मसाइल हैं इतने, और वो अभी तक हल नहीं हो पाए। तो ये बसों का मसला, यानी हर मसला कराची में, तो हर मसला जो है, कराची इतना बड़ा शहर और पूरे मुल्क को फीड कर रहा है। तो ये सिर्फ अपनी इनकी पॉलिटिकल जो लड़ाई है उसकी नजर हो रहा है। तो ये मेरा ख्याल है इस वक्त टाइम है कि इन पार्टीज को चाहिए कि आवाम का सोचें, अपने मफादात का ना सोचें और लोगों के काम करवाएं, इलेक्शन होने दें, ताकि लोग जो हैं वो सुख का सांस ले सकें और अपने अपने इलाकों में जो उनके काम हैं, बेशुमार वहाँ पे मसाइल हैं। अगर आप लाहौर की निस्बत कराची को देखें तो अंबार लगा वहाँ मसाइल का। तो इसी तरह से मसले हल हो सकते हैं और फायदा इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को। जी अहमद वलीद साहब, आपने मसाइल की बात की, तो मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला जो है वो महंगाई है। हमारे अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। हुकूमती पॉलिसी अभी तक क्यों नजर नहीं आ रही? देखें जी, ये जो महंगाई वैसे तो पूरी दुनिया में है और काफी देर से है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी, और कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हुए थे। लेकिन इन्होंने जब हुकूमत दी PDM ने, तो इनके ख्याल में ये था कि शायद इनके पास कोई मैजिक वांड है या कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करेंगे जिससे वो एकदम से महंगाई कम हो जाएगी, और वो नाकाम हो गए। PDM जो है उन्हें अंदाजा हुआ कि ये तो मसला बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से आगे जो आप देखें कि डॉलर जो है इतना ऊपर चला गया। फिर इंटरनेशनल जो शिपमेंट्स थी उसमें किराए बहुत ज्यादा बढ़ गए, बड़ा लॉक जैम इकट्ठा हो गया। यानी अमेरिका, यूरोप जो है, तमाम मुल्क जो हैं वो सारे उस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और इसके बाद फिर ऐड हुआ है ये यूक्रेन और रशिया की जंग जो है, इसने काफी हर्ट किया पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी बड़ा वल्नरेबल था, और उसके बाद फिर जो निशाना पाकिस्तान बना है वो मेरा ख्याल है कि अब दुनिया में बहुत सारे मुल्कों से, मतलब नीचे चला गया। यानी श्रीलंका की हम बात करते थे कि वहाँ पे डिफॉल्ट हो गया, वहाँ पे मसाइल बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन पाकिस्तान भी कोई डिफॉल्ट से कम नहीं है, क्योंकि मसला जो है इस वक्त कोई होप नजर नहीं आ रही। आप प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच देखें, उसमें भी कल वो कह रहे थे कि हाँ नहीं, हमें पता है महंगाई अरूज पे है लेकिन बड़ी मुश्किलात हैं। तो इसका मतलब है कि मुश्किलात हल होती नजर नहीं आ रही। ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे लोगों में मायूसी और फैल रही है कि जी अगर मार्केटें बंद कर दें, अगर हम खाना पीना बंद कर दें, अगर हम ये चीजें शुरू कर दें
तो शायद कोई हल निकले, जी। लेकिन फिलहाल मायूसी। अहमद वलीद साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान का अगर मुवाजना किया जाए पिछले 1-2 साल का, खान साहब के दौर में 13-14% पर महंगाई की ये शरह थी और अब 27-30% तक की शरह पहुंची हुई है महंगाई की। खान साहब की महंगाई को तो लोग भूल ही गए हैं ना, अब लोग जो है वो 30% तक की महंगाई भुगत रहे हैं इस वक्त। और तारिक बशीर चीमा साहब कल कह रहे थे कि लोग अब चिकन खाना ही छोड़ दें, वो तो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो खान साहब के दौर में कहा जाता था 2 की बजाय 1 रोटी खाएं, अब कहा जा रहा है चिकन ही छोड़ दें। सर, अवाम जाए तो जाए कहाँ, क्या करें? आप जो कह रहे हैं कि अभी कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही, तो ये उम्मीदें किससे लगाई जाएं? देखिए जी, अगर मिसाल कभी मैं अभी दूं तो कोरिया में एक दफा बहुत ज्यादा क्राइसिस आया था, इधर जनूबी कोरिया में। तो वहां पे जो हुकूमत थी ना, सबसे पहले उन्होंने अपनी कुर्बानी देना शुरू की। यानी लोगों को फील कराया कि इस वक्त डाउन टर्न चल रहा है इकोनॉमिक, तो इसमें हमें दोबारा से उठना है, लेकिन उसके लिए हमें बड़े कड़वे स्टेप्स लेना पड़ेंगे। लोगों की हेल्प उन्होंने मांगी। सबसे पहले उन्होंने अपने आप पर वो सारा कुछ लागू किया जो लोगों को कहते हैं। यानी वहां पर हर किस्म के वो इकदाम पहले हुकूमत ने लिए, अपने लिए खर्चे कम किए, बहुत ज्यादा लोगों को पहले शो किया कि ये देखें हमने तो ये सब कुछ बंद कर दिया, गाड़ियां नहीं ले रहे हम तनख्वाहें नहीं ले रहे हम, यानी बहुत सारे स्टेप्स लिए उस टाइम पे उन्होंने। फिर लोगों ने सड़कों पे खड़े होकर हुकूमत की मदद की और वो वहाँ पे बताया जाता है कि खवातीन, मर्द, यानी फैमिलीज ने अपनी जेब से पैसे जो है वो हुकूमत को दिए और इवन सोना या कोई ऐसी चीजें भी थी वो भी दी, और उसके बाद वो मुल्क जो है दोबारा से उठ गया। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि हुकूमत अगर पीडीएम की आई, इनको नजर आ रहा था कि ये बहुत हालात खराब हैं, तो हमें पहले खुद अपने ऊपर ये सारा कुछ करना पड़ेगा, फिर हम लोगों को बोलेंगे। आप देखें काबीना की तादाद कितनी बड़ी है, वफाकी सतह पर बशीर जो है वो कितने ऐड हो गए। अगरचे वो कहते हैं जी हमारे पास मैं सैलरी नहीं दे रहे, लेकिन खर्चा बहुत हो रहा है, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। और पंजाब में भी आप देखें कि परवेज लाई साहब ने गाड़ियां और पता नहीं क्या कुछ, और बिल्कुल रुक नहीं रहे। यानी फंड ऐसे लुटाए जा रहे हैं हर तरफ के, मतलब तरक्याती फंड्स लोगों को दिए जा रहे हैं कि आप अपना लगाएं उधर पैसा। लेकिन अगर आवाम को आप पहले शो नहीं करेंगे कि हम देखें बिल्कुल सफर करना हमने बंद कर दिया है, हम गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर रहे, पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर रहे, और हमारा खाना पीना हमने बिल्कुल महदूद कर दिया हुआ है, यानी कि आपको पहले शो करना पड़ेगा, फिर आप आगे फिर आवाम से बोलेंगे कि आप कुर्बानी दें। तो अहमद वलीद साहब, कुर्बानी आवाम की सिर्फ तो नहीं चाहिए ना जी। बिल्कुल अहमद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आपसे बात है कि ऐसे हालात में अवाम भी हुक्मरानों के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अवाम कौन से हुक्मरानों के साथ खड़ी हो? 2-3 साल आते हैं जाते हैं रहते हैं, हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। और आप तो मदद की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो अवाम लुट गई सर, लुट गई, मैं लुट गई है सर, आप पीछे रह गया तो बहुत दिल बर्दाश्त मुझे नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो कि आगे हालात क्या होंगे। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ हिना, आप और मैं तो शायद 3 वक्त की रोटी खा लेते हैं, एक अच्छे बिस्तर पर सो लेते हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। आप बाहर देखें कि गरीबों का हाल कैसे, कि उनको 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती, और इतनी महंगाई है, और रोटी की कीमत कहाँ पहुंच रही है, फिर गंदम और सारी चीजें। खैर, बहुत मसाइल है जी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी देखने को मिले। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान, और अब बात करेंगे आपकी और हमारी सेहत की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज। इस वक्त पूरी दुनिया में शुगर के मरीजों की तादाद में हमारा नंबर 3 है, जबकि अगर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के 21 कंट्रीज की लिस्ट अगर हम देखें तो उसमें हमारा नंबर 2 है। पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 30 लाख से तजावुज कर चुकी है। और शुगर के मरीजों को समझने के लिए पहले हमें जो है ना वो चंद बुनियादी चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि शुगर क्या है और हमें शुगर की ज़रूरत क्यों होती है। हमारा वजूद जो है वो अरबों सेल्स से मिलकर बना है, और हर सेल को जिंदा रहने के लिए हर लम्हा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी जो है तब आती है जब सेल शुगर यानी ग्लूकोज को बर्न करता है, और शुगर हमारे लिए एनर्जी का एक ज़रिया है। और ये शुगर
हमें खाने की चीज़ों से ही मिलती है, लेकिन कितनी इसकी क्वांटिटी जो है वो हमें कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि खुराक में एनर्जी की मिकदार को कैलोरीज में मापा जाता है और बिल्कुल। किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए जितनी कैलोरीज दरकार होती है, अगर मर्द हजरात की बात करें तो कहा जाता है कि 2500 कैलोरीज, और अगर ख़वातीन की बात की जाए तो 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ लोग फिर अगेन ये भी यहाँ पर डिबेट आती है कि जी आप अपनी बॉडी फिजिक को देखते हुए, हाइट को देखते हुए, अपने जो है ना कुछ फीचर्स को देखते हुए आपने ये कंज्यूम करनी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा शुगर कंजम्पशन करते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं। गंदम की अगर हम सिर्फ बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और ख़ास तौर पर जो ये कहा जाता है कि शायद चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करने से, शुगर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से भी आप शुगर के मरीज़ हो सकते हैं, आपको डायबिटीज़ हो सकती है। क्या इसमें कोई हकीकत है या नहीं? और पाकिस्तान में ख़तरनाक हद तक जो सतह पहुंच चुकी है शुगर के मरीज़ों की और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये बहुत लम्हा फिक्रिया है। इसी पर बात करने के लिए डायबिटीज़ सेंटर लाहौर से डॉक्टर हामिद साहब को हमने स्टूडियोज़ में दावत की है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दिन ब दिन पाकिस्तान में डायबिटीज़ के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है और ये ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान और हमारे जो दूसरे इस तरह के लो और मिडल इनकम जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ हर 4 में से 3 अफराद को डायबिटीज़ है, ठीक है ना। और यहाँ इसलिए इसका दिन ब दिन इजाफा पिछले 2-3 सालों में बहुत तेज़ी से हुआ है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है हमारा वो बहुत तब्दील हुआ है इन 2-3 सालों में। ख़ुसूसन पीछे जो 2 साल जो कोविड आया उसमें और ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल बहुत मुतासिर हुआ, प्लस हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से और हमारी ये शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ रही है, फैमिलीज़ में बढ़ रही है। जिन फैमिलीज़ में पहले से डायबिटीज़ मौजूद होती है, अफराद होते हैं, वो इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिनके हम इससे बचाव मुमकिन है, हम कर सकते हैं अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, अपनी डाइट को बेहतर बना के, मगर अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इसकी आगाही नहीं मौजूद है कि इससे बचा कैसे जाए, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन जो है इसकी रेशो बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन। सही। इसकी ज़्यादा जो 2 किस्म की जो डायबिटीज़ मेन जो किस्में हैं, टाइप 1 और टाइप 2 होती है, ठीक है ना। ज़्यादातर जो टाइप 2 है वो तकरीबन पूरी दुनिया में 90% जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 तकरीबन 10% होती है ना। तो जो मेन मसला है वो टाइप 2 का है, जो प्रिवेंट भी हो सकती है अगर उसके बारे में माशरे में, हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस मौजूद हो, ठीक है ना। तो टाइप 1 को रोकने के लिए हम टाइप 1 को हमारे वो नहीं है वो, क्योंकि एक ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। टाइप 2 को कर सकते हैं, सही। बचाव मुमकिन है इससे अगर पहले से इसकी तदाबीर कर ली जाए। आपका जो डायबिटीज सेंटर है, हाउ डज इट वर्क? आपके पास जो मरीज आते हैं उनका इलाज किस तरह से किया जाता है? जी, डायबिटीज़ सेंटर हमारा ये जो मेन हॉस्पिटल है वो हमारा इस्लामाबाद में है, दी डायबिटीज़ सेंटर के नाम से, ठीक है। और लाहौर में हमारा वहादत रोड पे अल्लामा इकबाल टाउन कामरान ब्लॉक में इसकी एक ब्रांच है, दी डायबिटीज़ सेंटर के नाम पे। यहाँ हमारा जो डायबिटीज़ या उससे रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस के साथ मरीज़ आते हैं उनके लिए मैं हूँ एज ए डायबिटोलॉजिस्ट, और मेरे एक साथ एक और डॉक्टर होती हैं, हम दोनों कंसल्टेंट इधर बैठते हैं डायबिटीज़ के, और उसके हम मरीज़ का पूरा मुकम्मल वहाँ चेकअप होता है, पूरा मुआयना करते हैं, और उसके हिसाब से यहाँ हमारा न्यूट्रिशन का, डाइट का डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसमें कि पूरी हम पेशेंट को ये अवेयरनेस देते हैं कि उसने अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन प्लस डायबिटीज़ से रिलेटेड उसकी अपनी उसको एजुकेट करते हैं कि उसने अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा फुट केयर क्लिनिक मौजूद है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट जिनको ज़ख़म हो जाते हैं पैरों में, उनकी केयर के लिए फुट केयर क्लिनिक बना हुआ है हमारा। यहाँ हमारे आँखों के मसाइल होते हैं डायबिटीज़ के, हमारा आँखों का यहाँ आई केयर क्लिनिक हमारा डायबिटीज़ सेंटर में लाहौर में भी मौजूद है। इसके अलावा हमारी अपनी लैब मौजूद है, हमारी फार्मेसी है, जिसमें हम मरीज़ों के जो ज़रूरी जो टेस्ट हैं, ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा डायबिटीज़ का इलाज, दिन ब दिन इसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो मरीज़ों का कुछ हमारे पास इस तरह के तकरीबन 60% जो पेशेंट होते हैं उनका फ्री इलाज करते हैं।
सही है। तो जिसमें उनका कंसल्टेशन फ्री होती है, उनकी दवाएं फ्री होती हैं, उनके जो भी बुनियादी टेस्ट होते हैं वो हम फ्री करते हैं। जी सही। तो डॉक्टर साहब, जब एक मरीज आपके पास आता है, सबसे पहले आप उसका क्या टेस्ट करते हैं, किस तरह से डायग्नोज किया जाता है कि एक जो इंसान है वो डायबिटीज में देखिए, मुब्तला है? डायबिटीज़ की डायग्नोस्टिक जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं कि अगर तो आपकी फास्टिंग, इसके 3 लेवल्स होते हैं। एक तो नॉर्मल है, एक प्री डायबिटीज़ कहलाता है और एक मुकम्मल डायबिटीज़ कहलाता है। उसके लिए हमें जज करने के लिए ये देखना होता है उसकी कट ऑफ वैल्यूज़ क्या। नॉर्मल में जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो बिलो 100 होती है, ठीक है जी। और जो रैंडम या खानों के 2 घंटे बाद वाली शुगर होती है वो बिलो 140 होती है, नॉर्मल। इसके बाद आ जाती है प्री डायबिटीज़ की स्टेज होती है, जो डायबिटीज़ और नॉर्मल स्टेज के दरमियान की स्टेज कहलाती है, जिसमें रिस्क बढ़ जाता है मुकम्मल डायबिटीज़ होने का। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से लेकर 125 तक आ रही है तो वो आप प्री डायबिटीज़ में आ जाते हैं। और इसी तरह रैंडम शुगर अगर आपकी 140 से लेके 199 तक आ रही है तो वो भी प्री डायबिटीज़ कहलाता है। ठीक है। अगर किसी की शुगर फास्टिंग 126 से ऊपर आ रही है और रैंडम शुगर 200 या उससे ऊपर आ रही है, मतलब तो वो हम डायबिटीज़ के अंदर शुमार करते हैं। तो ये क्या हमें रेगुलर बेसिस पे ये टेस्ट करवाते रहना चाहिए? जी, बिल्कुल। इसके साथ एक और टेस्ट कहलाता है HbA1c कहलाता है, जो हमें 3 से 4 माह की शुगर का एवरेज बताता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका लेवल जो नॉर्मल लेवल होता है वो बिलो 5.7% होता है। 5.7 से लेके 6.4 तक वो प्री डायबिटीज़ के अंदर आता है और अबव 6.4 हो तो वो डायबिटीज़ की उसमें वैल्यूज कहलाती है। डॉक्टर साहब, जो प्री डायबिटिक लोग हैं, स्पेसिफिकली सबसे पहले उनकी बात करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर होते हैं, एक ऐसी सतह पर होते हैं कि उनको वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं और वहीं से अगर वो प्रिवेंशन शुरू कर दी जाए, उनकी एहतियात शुरू कर दी जाए तो वो बच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल की आपने जो बात की, प्री डायबिटिक जो लोग हैं उनका क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए? देखिए, प्री डायबिटीज़ वो स्टेज है जो प्रिवेंटेबल, जिस बड़े लकी हैं आई थिंक वो, मैं कहता हूँ लोग जो इस स्टेज में पकड़े जाते हैं, जो डायग्नोज हो जाती हैं। अगर ये स्टेज मिस हो जाए तो फिर वापसी मुमकिन नहीं है जाती। तो प्री डायबिटीज़ स्टेज में अगर जो डायग्नोज हो जाते हैं, जिनका पता चल जाता है, तो वो प्रिवेंटेबल स्टेज है। आप दोबारा नॉर्मल पीछे जा सकते हैं, बगैर दवाओं के भी जा सकते हैं। उसमें आपको अपनी डाइट हैबिट सही करनी है। डाइटरी हैबिट्स में कि बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ रिवाज पड़ गया कि जंक फूड्स, बाहर के फास्ट फूड्स खाने का और हाई कैलोरिक डाइट्स लेने का, हाई कैलोरिक शुगरी ड्रिंक्स लेने का, इनको अवॉइड किया जाए। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, इनको अवॉइड करें, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपनी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो वज़न को कंट्रोल करें, उसको नीचे नॉर्मल उसमें लेकर आने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा हमें फिजिकल एक्टिविटी का वो हम नहीं कहते हैं कि करें, आप थोड़ा सा अपना करना है। आप अगर रोज़ाना आधा घंटे की वॉक शुरू कर दें, वो लोग तेज़ कदमों से खाली पेट की आधे घंटे की वॉक शुरू कर दें। पेट? हाँ, इमीडिएटली खाने के बाद वॉक नहीं फ़ौरन करनी चाहिए। अगर खाना भरा अच्छा खाया तो उसके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद कर लें। ठीक है। सही। आधे घंटे की वॉक कर लें या जॉगिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें। उसके अलावा अगर कोई कर सके तो अगर टाइम है तो कोई जिम करे, एक्सरसाइज करे, अपने वेट को कंट्रोल करें, ठीक है। वॉक करने से आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बड़े अच्छे हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है। ये तीनों चीज़ों पे वॉक, जॉगिंग या इस तरह की एक्टिविटीज़ बड़ा अच्छा असर डालती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये शुगर के मरीजों के लिए मार्केट में प्रोडक्ट्स बड़े ज़्यादा हैं। खाने पीने की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, जैसे शुगर के मरीजों के लिए आटा, डाइटरी आटा, बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो कि कुकीज़ हैं शुगर फ्री, मिठाइयाँ, और फिर ख़ास तौर पे दवाइयों से हट के, लाइक डॉक्टर के पास जाना या उसको डायग्नोस होने के बाद उसकी अद्वियात देने वाला प्रोसेस तो अलग है जी। उससे पहले ही कुछ लोग जो इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं, क्या ये ठीक है और क्या ये इफेक्टिव? जो भी करें डॉक्टर के मशवरे से करें, ठीक है ना। इस तरह की मार्केट में बहुत सारी इस तरह की चल रही होती है, प्रमोशंस हैं। अगर ठीक है, हमें अपना जो डाइटरी पैटर्न है उसको बैलेंस करना चाहिए। कोई ख़ास ऐसी स्पेशल डाइट नहीं होती है डायबिटिक पीपल्स की। जो एक्चुअली जो हम आजकल खाना खा रहे हैं वो हमारा खाना नॉर्मल नहीं रहा। हमें नॉर्मल डाइट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। बैलेंस्ड नॉर्मल डाइट ये होनी चाहिए। आटा शुगर फ्री आ रहा है और ये शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अगर हम उन चीज़ों को हमारा बेसिक, हम पेशेंट को कहते हैं सब कुछ खाएं, पोर्शन को कंट्रोल करके खाएं, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर खाएं।
ऐसी चीज़ें ज़्यादा ना लें जिससे शुगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट ना लें। जी अच्छा ऐसी डॉक्टर चीज़ साहब, जी। अक्सर मैंने आपको कट किया, लेकिन ये भी अक्सर देखने में आता है कि शुगर लो हो जाती है अक्सर लोगों की, और शुगर पेशेंट्स की जब शुगर लो होती है, क्या ये कोई अलार्मिंग इंडिकेशन है? क्या उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो डायबिटिक नहीं होते लेकिन अक्सर उनकी शुगर लो रहती है, यस, उनको क्या करना चाहिए? नहीं, उनका भी ऐसे है कि आपको बेसिकली तो ये है कि वो चेक करें कि शुगर क्यों, अपने सारे टेस्ट वगैरह करवाएं। अगर उनकी फैमिली में डायबिटीज़ पहले से है तो ये उनको चेक कराएं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब हम शुगर की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारा जो पैनक्रियास, जिसे लबलबा कहते हैं, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। उसमें वो ज़्यादा अपनी मिकदार से ज़्यादा इंसुलिन बनाने लग जाता है, ठीक है। ठीक है ना। जो शुगर बढ़ रही होती है उसको कंट्रोल, क्योंकि हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है टाइप 2 में जो होते हैं ख़ास तौर पे, ठीक है। क्या होता है कि उनमें शुरू में इंसुलिन की कमी नहीं होती है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो बॉडी जो है वो उस इंसुलिन जो अंदर नेचुरली बन रही है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। जी, तो कौन सा टेस्ट ठीक है कराना ना? चाहिए? तो उनको चाहिए कि वो अपनी रेगुलर एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कराएं, अपनी ठीक है। रैंडम शुगर कराएं, और अपना वो 3 महीने वाला शुगर चेक कराएं, और डॉक्टर से मशवरे के बाद। डॉक्टर खुद साहब, से आप ये नहीं समझते क्या कि हमें एग्जेक्टिव प्रोफाइल एक ही दफा सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए? करवाने चाहिए उनको जिनकी फैमिली में मौजूद है और जिनको जिनका सिम्टम्स चलता आ आ रहे रहा हैं, है। और जिनको ऐसे सिम्टम्स भी आ रहे आजकल तो हैं। हर घर में डायबिटिक लोग बिल्कुल है, मौजूद मैंने हैं, आपसे मतलब कोई कहा ना, ऐसी हर फैमिली नहीं है। 4 में से 3 अफराद को शुगर है। तो क्या आप रेकमेंड ठीक है ना? करते हैं एग्जेक्टिव प्रोफाइल? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। साल में एक दफ़ा तो ज़रूर करा लेना चाहिए, जिनकी फैमिली हिस्ट्री मौजूद हो। देखें, फैमिली हिस्ट्री मौजूद है, ठीक है आपकी बढ़ती हुई एज, जी, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, ठीक है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, और आप बहुत ज़्यादा ऐसे जंक फूड्स खाने के आदी हैं, तो आपको ज़रूर जो है अपना ये एक जो है पूरा Test. मुकम्मल अपना बिल्कुल मुआयना सर, करा बिल्कुल लेना सर। चाहिए डॉक्टर से, अच्छे मशवरा करके, और किसी मुस्तनद अच्छे जो डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं उन्हीं के पास जाना बिल्कुल चाहिए। ठीक हो सही, गया, बिल्कुल सही। ठीक हो डॉक्टर हामिद, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया Thank you, welcome. हमें ज्वाइन Thank करने you. के लिए। और नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, जहां आपने खुराक में एहतियात बरतनी है, क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ हो चुकी है और हम फास्ट फूड के यादी हो चुके हैं। आपने उससे तो इज्तनाब करना ही है, लेकिन मुझे हिना पर्सनली जो सबसे एक अच्छी चीज लगती है, मुझे लगता है जिस पे फोकस करना चाहिए, वो है एक्सरसाइज। क्योंकि खाना पीना तो आपका, आप कितना हाथ रोक लेंगे, आप दावतों पे जाएंगे, आप शादियां रेस्टोरेंट्स हैं में जाएंगे, आप आजकल, शादियों पे हलवा जाएंगे, कितना जात हाथ और रोक पता लेंगे। नहीं क्या-क्या सबसे बनाया अच्छी जाए। बात यह है कि आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज शामिल करें। आप Exercise अपनी और फिर- रूटीन को इस तरह से सेट करें कि आप एक्सरसाइज करें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कम से कम आधे घंटे की वॉक ही कर लें। वॉक कर लें। चलें, बहुत सारे लोगों को जिम जाना एक टास्क लगता है, फिर वो कंसिस्टेंसी लेवल उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग जिम जाते तो हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। इसलिए अगर आपको मुफीद और एक अच्छा मशवरा हम दें तो ये है कि अपने घर के बाहर आप जो है वो वॉक कर सकते हैं, घर में इवन वॉक कर सकते हैं। घर के करीब अगर कोई पार्क है तो दिन के वक्त या खाना खाने से पहले आप जाकर वॉक कर सकते हैं। आधा घंटा आप वॉक करके बहुत सारी मूजी बीमारियों से बच सकते हैं। और वेट की जब हम बात करते हैं, मोटापा जो है ना, हर किसी का मसला है, उससे भी हर आप किसी बच को जाएंगे। बच जाएंगे और बिल्कुल, बेशुमार और बीमारियों से बच जाएंगे। बिल्कुल। I और believe। तो बिल्कुल, और खास lifestyle तौर का पर हिस्सा होना बढ़ती चाहिए। एज जो है, बढ़ती एज है, तब तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हाजिर ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। और अब वक्त हुआ चाहता है आपकी मुलाकात करवाने का यंग टैलेंट से। हम ढूंढ ढूंढ कर यंग टैलेंट आपके सामने लाते हैं, और आज जो सिंगर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो भी एक ऐसा टैलेंट है जो कि सेमी क्लासिकल गाते हैं, क्लासिकल फोक गाते हैं। नाम है उनका गयास गयास हैदर। हैदर। थैंक यू सो मच गयास फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। Thank you आपकी for आवाज़ माशाल्लाह बहुत inviting खूबसूरत है। सबसे पहले तो इंस्पिरेशन की बात करते हैं कि इंस्पिरेशन कौन है इतनी खूबसूरत आवाज़ के पीछे? अगर इस जनरेशन में बात की जाए तो शफकत अमानत अली साहब मुझे बहुत अच्छे लगते अच्छा, हैं, ठीक है। जबरदस्त। सजाद अली साहब बहुत अच्छे लगते हैं, और पास में नुसरत अली खान साहब। अरे वाह, तो किस जॉनरा में ज़्यादा अच्छा गाते हो? व्हाट्स योर फेवरेट जॉनरा? सेमी क्लासिकल और ज़्यादातर इस तरह का म्यूज़िक जो दिल को लगता हो, जो सॉफ्ट म्यूज़िक हो। Soft सॉफ्ट एंड स्लो। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, हाँ, फोक टाइप। इस तरह मुश्किल भी है वो गाना। तो स्टडीज भी चल रही हैं जी गयास? बिल्कुल जी, क्या बिल्कुल। कौन क्या मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से BBIT कर रहा हूँ इस वक्त। अरे अच्छा, वाह, बीबीआईटी चल रही है, ओके। जी, ग्रेजुएशन चल जी, रही है इस वक्त आपकी, बिल्कुल। ओके। तो पढ़ाई इफेक्ट तो नहीं हो रही गाने के साथ साथ?
नहीं बिल्कुल नहीं। जबरदस्त। क्योंकि हमारे साथ हमारे पास कुछ लोग इस तरह भी आए आते थे हैं। जिनसे हमने पूछा अच्छा आप क्या पढ़ रहे हैं, तो वो कहते पढ़ाई में दिल नहीं लगता, सिर्फ गाना ही गाते हैं। सिर्फ गाना गाते हैं और हम पढ़ना भी नहीं चाहते। तो शुक्र है कि आपने And इस तरह आपका के- ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ाई भी चल एक्चुअली रही है और बचपन से पढ़ाई और म्यूजिक साथ साथ चलता रहा, तो टैकल करना आ ये गया। बहुत अच्छी बात है जबरदस्त। क़यास। और जिस तरह आप बता रहे हो, हम ये भी पूछना चाहेंगे देखने वाले जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं, सिंगिंग भी हैं, वट एवर देयर पैशन इज, तो पैशन और अपनी एजुकेशन में किस तरह से एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस मेंटेन करते हो आप? ऑब्वियसली जो पढ़ाई है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, और जब उसकी बात होगी, अगर कोई मतलब एग्जाम्स हैं या इस तरह की कोई बात है, तो फिर हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं उस टाइम पे करते। सारा फोकस पढ़ाई और में। हम IT इवेंट्स को भी लाइक बाय बाय कह देते हैं कि और नहीं। फिर आप आईटी स्टूडेंट हैं ना? आईटी के स्टूडेंट हो, इतना मुश्किल कैसे ख्याल आया? मतलब अब तो आईटी में कुछ घर में क्या होता है, आईटी करने का ख्याल? आईटी में ये सारा कुछ करने का, इट्स वेरी ट्रिकी एंड टेक्निकल थिंग, राइट? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन का बहुत शौक था और वो सारा काम आईटी से भी रिलेट करता है। इस वजह से मैं कह रहा था कि डिग्री भी होनी चाहिए, आईटी भी होनी वाह क्या जबरदस्त। बात कुछ है। सॉफ्टवेयर्स भी हैं अब तो, Musical softwares हो गए। मतलब जो हमारे जैसे बाथरूम सिंगर्स हैं वो भी अब तो गा सकते हैं। That's आपने what- देखे वो आजकल बहुत ऐप बहुत इन हुई हुई है। कौन सी? वो उस ऐप में म्यूजिक पीछे ऐड होता है और आप जो भी उसमें गाते हैं आपकी आवाज को भी वो खूबसूरत कर मुझे देता वो है। सॉफ्टवेयर बता दो जमील, अभी मैं तो बताता गाना हूँ। चाहती हूँ। वाकई नहीं देखा? नहीं। आप तो सोशल मीडिया भी स्क्रॉल कर रहे हो ना, जी। उसका ऐड आ जाता है सामने। Really? सीरियसली। और स्टूडेंट्स बच्चे हैं उनके साथ वीडियोस बनाई हुई है। अरे वाह वाह वाह, ये मैंने इसको डाउनलोड करके मैं इसको शुरू करती हूँ गाने का, क्योंकि मुझे बहुत शौक है क़यास। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है ये आप में कोई बाय डिफॉल्ट ऐसी सेटिंग्स होती हैं कि आप सिंगर होते हो, पैदाइशी तौर पे सिंगर होते हो, बन नहीं सकते आप सिंगर। इज दैट सो? ऐसा ही है कि मुझे ये डिसाइड नहीं करना था कि मुझे बड़े होकर क्या करना है। मतलब मैं पहले से, मैं बाय बर्थ मुझे ऐसा You were a लगता था born कि singer. बहुत I'm an आईटी artist. लैंग्वेज यूज किया आपने, आपको पता है? मैंने पता बाय नहीं। बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट बहुत अप्रोप्रिएट आपने जो है ना आईटी स्टूडेंट के साथ ये टर्म यूज किया। कितने साल हो गए आपको गाते हुए? तकरीबन 12 साल। 12 साल सीखते गाते, टोटल आपका जो सफर है जब 12 मैं साल। 7 साल का था तब से मैंने गाना स्टार्ट किया, तो आई एम 19 राइट नाउ ओके like इस जबरदस्त। तरह। तो मेरा ख्याल है अब टाइम्स आया कि ये बगैर कुछ सुना जाए सुना दे। आपसे। फॉर श्योर। तो फेवरेट सिंगर कौन से हैं आपके? नुसरत अली खान साहब। अरे वाह। माशाल्लाह। तो नुसरत साहब का ही कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल ज़रूर। रात फिर दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बानी पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बानी पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बानी पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बानी पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं।
ये नज़ाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं। वाह वाह वाह, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को जब ये आंचल संभलता नहीं है। बहुत पोलाइट आवाज है गयास की, बहुत धीमी, और ऐसे उसको महसूस करने का दिल करे। जिस तरह गयास ने पहले भी जिक्र किया कि मुझे ऐसा ही गाने का शौक था जो दिल में उतर जाए, और स्लो एंड सॉफ्ट कहा जा सकता है मेलोडी थी, एंड बहुत अच्छा आपने गाया। थैंक यू सो मच। गयास, अब आपने नॉन स्टॉप गिटार रखना नहीं है। देखिए आप जब इधर जो आ जाता है ना, फिर वो नॉन स्टॉप गाने की तैयारी के साथ आता है। गिटार तो आपके हाथ में ही रहेगा। और अब जब आपका एक गाना खत्म होगा तो हम आपसे ये पूछेंगे कि अच्छा अब नेक्स्ट आप क्या सुना रहे क्या हैं। सुना रहे हैं? एग्जैक्टली। नुसरत फतेह अली खान साहब का ही सांसों की माला। अरे वाह, जरूर। इन दो नैनन में तो है पल के डांप में लूं, ना मैं देखूं गैर को, न तो है देखन दूं। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ, ओ प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पे का नाम, हो पे का नाम। वाह वाह वाह, सांसों की माला पे जबरदस्त जबरदस्त, मैं पीका बहुत अच्छा गाया। ब्यूटीफुल। आपका एक अपना अंदाज है गाने का, आप उसको चेंज करते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म, उसको आप अपने उसमें स्टाइल में गाते हैं, मतलब आप उसमें म्यूजिक लैंग्वेज भी उसके लिए यूज होता है। क्रिएटिविटी उसको कह सकते हैं आप। एक और वर्ड है मुझे याद आ जाएगा। आप उसको अपने तरीके से, अपने स्टाइल में आप उसको लाइक गाते ये जो हैं। सुर है, बेसिकली उन सुरों को चेंज करने को जो है ना, वो क्या सुर का नाम सोच रहे हैं वर्ड, क्या? एक नहीं, एक नाम यूज किया जाता है उसके लिए। जब आप सुर चेंज करते हैं ना, किसी भी कला की, जी जी, किसी भी कवाली हो या कोई भी गाना हो, तो उसको जब आप टेम्पो चेंज करते हैं ना, तो बेसिकली उसको एक नाम का है, मुझे अभी याद आ जाएगा। उस्ताद जमील खान साहब, आप सही कह रहे हैं। इसी पर सजाद अली साहब का कल ही एक मैसेज भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें कुछ लोग उन पर तनकीद कर रहे थे कि उन्होंने फला शायर की जो शायरी थी उसको गाया, तो ये कॉपी कर लिया आपने ना। ठीक है। फिर मेहदी हसन खान साहब की बात, मेहदी हसन साहब की उन्होंने, हाँ फिर बिल्कुल कि आपने मेहदी हसन साहब का ये कॉपी कर लिया, चुरा लिया गाना और ये वो। तो फिर उन्होंने इसकी वजाहत की कि बेसिकली ये अहमद फराज की गजल थी और इसको दर्जनों बार गाया गया है और मैंने अपने अंदाज में गाया। तो बेसिकली इसको चुराना नहीं कहते, इसको अपने अंदाज में गाना कहते हैं, अपनी टेम्पो में गाना उसका कहते हैं। टेम्पो आप चेंज कर देते हैं, बिल्कुल उसकी कॉम्पोजिशन आप चेंज कर देते हैं। तो मेलोडी वो चेंज हो जाती है दैट, और जिस तरह इन्होंने बताया कि इनको थोड़ी सॉफ्ट एंड थोड़ी आप इम्प्रोवाइज कर देते हैं उसको, इम्प्रोवाइज कर देते हैं उसको। तो सजाद अली साहब का गाना इन्होंने जिक्र भी किया और आपने भी आते ही हमें बताया कि आप उनको सुनते हैं, और मुझे लगता है कि
वो इतना खूबसूरत गाते हैं, शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो उनकी आवाज का फैन मैं बहुत fan हूं। मैं उनका फैन हूं। Biggest मैंने fan। रिसेंटली अभी उनको लाइव गाते हुए सुना, वो बिल्कुल मेरे सामने थे एंड ही वाज परफॉर्मिंग, सो वो एक मोमेंट ही अमेजिंग था। और वो कह रहे हैं ना, गूज बम्स आपको आ जाते हैं। तो इस तरह के जो बड़े अजीम सिंगर्स होते हैं, लाइव सुनने का उनको मजा ही और है। आप भी उनको फॉलो करते हैं, आपके भी वो बहुत फेवरेट हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनका कोई गाना आप हमें भी गुनगुना कर सुना दें। फॉर श्योर। गिटार के बगैर सुनाऊं, वो ज्यादा लाइक एक वोकल्स के जैसे साथ। आप चाहें। ठीक है, Like- क्या हाई पिच में सुनाने लगे? आई थिंक वोकल्स मेरे ज्यादा अच्छे आ जाएंगे। ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, वाह वाह। जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। वाह वाह जबरदस्त, वाह, जबरदस्त, वाह, जबरदस्त। वाह। वैसे इसकी लिरिक्स भी कितने मीनिंगफुल है ना, कि लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, बिल्कुल। तेरे जैसा। गयास हैदर, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए ढेरों दुआएं, आपकी स्टडीज के लिए भी और आपका सिंगिंग का जो शौक है उसके लिए भी। नाज़रीन, अभी हम शुक्रिया। लेंगे एक ब्रेक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट की, और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुनो पाकिस्तान में हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग वेल। हमें पता चला आपकी तबीयत नहीं ठीक, तो सबसे पहले तो अपनी तबीयत का हाल दें, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हो जी, थैंक यू। चलें, गेट वेल सून। जी जमील जी, मेरे से कुछ पूछ रही हैं आप? जी बताएं। इरफान साहब, कैसे देख रहे हैं आज के मैच को, क्या कहेंगे? और देखिए, जिस तरह हमने कल बात की कि न्यूजीलैंड ने लास्ट विकेट ने 100 प्लस पार्टनरशिप जो की वो हमें डेंट करेगी, तो इसी तरह हमारी जो लास्ट विकेट्स है 3-4 वो हार्डली कोई 10-15 रन के अंदर सारे 4 खिलाड़ी आउट हो गए। वो भी हमें काफी नुकसान हुआ कि हम लीड नहीं ले पाए। स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो साउथ कील ने खूबसूरत 125 रन स्कोर किए, सेंचुरी स्कोर की और नॉट आउट रहे। अगर ये दोनों सीरीज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज की बात करें तो पाकिस्तान के क्रिकेट में कोई चीज जाती है तो वो साउथ कील कहना गलत नहीं होगा। हालांकि के ब्राज ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उसने भी बड़ी शानदार बॉलिंग की, बट साउथ कील एक स्टैंड आउट परफॉर्मर के तौर पे सामने नजर आए और बड़ी जबरदस्त उन्होंने ऑलमोस्ट हर मैच के अंदर ही परफॉर्म करके दिखाया। जी, अब 2 दिन आगे मैच की बात करें तो 2 दिन तक खेल रह गया। अब इसमें न्यूजीलैंड के अभी 24 रन है और 1 आउट है। ऑब्वियसली उनकी कोशिश भी होगी कि आज बोर्ड पे मैक्सिमम जितने रन कर सकते हैं करें और कल का दिन पाकिस्तान को खेलने के लिए दे और पाकिस्तान को फिर एक पॉसिबिलिटी के अंदर लेके आए कि आउट किया जाए। तो अभी कुछ भी कहना गलत है, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले मैच की तरह, ड्रॉ भी हो सकता है, किसी के फेवर भी जा सकता है, बट विकेट जो है वो बहुत बैटिंग विकेट हो चुकी है जी। हर जिस तरह हमने कहा कि पूरी दुनिया में वेयर टेयर आता है, विकेट खराब होती है, बट हमारी जो सॉइल है इसके अंदर शुरू वाले दिन पहले दिन जरा मॉइस्चर होता है, उसके बाद अब देखते हैं कि मॉइस्चर जब खत्म हो जाए तो ज्यादा प्लेसर्ड हो जाती है विकेट, जी बैटिंग ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। तो वही चीज हमें नजर आती जा रही है जी। कि हर दिन गुजरते दिन के साथ
जो विकेट है वो ज्यादा इम्प्रूव और बैटिंग की तरफ जाती है। बट एग्जैक्टली ये है कि किसी दफा अगर आप देखोगे तो किसी दफा होता है कि जब बॉलर की क्रैक्स है, जो बॉलिंग मार्क्स हैं, कई दफा स्पिनर की बॉल उधर पड़ती है, जैसे हमने कल सऊदी की भी बॉलिंग देखी, तो बॉल ज्यादा स्पिन ये ग्रिप कर जाती है। तो ये एक ऐसा है कि बॉलर जो स्पिन बॉलर है उन क्रैक्स को यूटिलाइज करे। उसके अलावा देखा जाए तो कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई मोमेंट ऑफ द पिच हमें नजर आ नहीं रही। तो इसीलिए जिस तरह मैंने कहा कि तीनों पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही है कि मैच ड्रॉ भी हो सकता है, कोई टीम जीत भी सकती है, बट मोस्ट लाइकली 60% यही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि ड्रॉ की तरफ जाएगा मैच। ठीक हो गया। इरफान साहब, सरफराज के आउट के बारे में क्या कहेंगे? काफी डिबेट चल रही है और फिर उनके आउट होते ही हमारा रन रेट इतना गिर क्यों गया? देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के डिसीजन देना। आपको याद होगा मुल्तान टेस्ट के अंदर इंग्लैंड के कीपर ने कैच किया था और पाकिस्तान में साउथ शकील का ही कैच था, वो दे दिया गया लेग साइड के ऊपर और वो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार गया। वो भी हमारे अंपायर ने गलत आउट दिया था। कल भी इसी तरह ही हुआ कि हमारे ही अंपायर ऐसे नजर साहब ने वो आउट दिया और किसी तरह भी उसको आप 100 दफा रिप्ले देखेंगे, 100 दफा आप कहेंगे ये नॉट आउट है। तो वो बिल्कुल एक इलॉजिकल किस्म का डिसीजन उन्होंने दिया। बट अंपायर जो है वो फाइनल अथॉरिटी होती है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट इस तरह की चीजें जो है वो क्रिकेट को डेंट करती है, उसकी खूबसूरती को डेंट करती है। एग्जैक्टली। और आपने देखा होगा कि उनके अंपायर ने, उनके फील्डर्स ने भी कोई ऐसा अपील नहीं की थी, कीपर ने भी ऐसा अपील नहीं की थी कि उनको भी लगता था कि पाऊ सरफराज का क्रीज से पीछे है। बट बड़ा ये सैड है क्योंकि आपको पता है ये थर्ड अंपायर का आना, ये सारी चीजों का मकसद ये था कि जितनी भी मिस्टेक है उसको जितना मिनिमाइज हो सके वो किया जाए। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजीज, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, अगर आपकी ये चीजें आती है तो ऑब्वियसली ये गेम के लिए अच्छा नहीं है, इससे नुकसान होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारी तमाम जितनी भी आईसीसी है, ये टीम्स हैं, उनको देखना चाहिए कि अंपायर के ऊपर भी ऑब्वियसली इतना ऑनस आता है कि इस तरह की चीजों को जितना मैक्सिमम हो सके इसको माइन्यूटली देखा जाए और इसको मिनिमाइज करेंगे तो गेम उतनी फ्लरिश करेगी, गेम उतनी ज्यादा बेहतर होगी। अच्छा, अब इरफान साहब आपने कहा कि अभी बहुत बैटिंग पिच हो चुकी है, तो अब आपके ख्याल में आज न्यूजीलैंड क्या स्कोर करेगी? और ख़ासतौर पे जिस तरह कल अगर जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान अगर कल बैटिंग करता है तो टेस्ट मैच में हमने देखा है कि जो आखिरी दिन हो या सेकंड लास्ट डे हो, पाकिस्तान जो है वो तो नर्वस हो जाता है, नर्वस का शिकार हो जाता है। तो व्हाट डू यू सी? और आप खुद भी कह रहे हैं 60% चांसेस ये है कि ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल, जिस तरह प्रीवियस हमने मैच भी देखा था, न्यूजीलैंड ने आपको लास्ट इनिंग खेलने के लिए दिया और पाकिस्तान ने फिर बड़ी मुश्किल से वो मैच बचाया। तो न्यूजीलैंड आज कोशिश करेगा कि काफी कम से कम भी 350 से ऊपर रन का टारगेट देगा क्योंकि विकेट जो है वो काफी अच्छा खेल रही है। तो वो एक दिन के अंदर आपको मालूम है कि 90 ओवर करने होते हैं, तो 90 ओवर समहाउ कई दफा 90 कंप्लीट ना भी हो तो कराची में आपको पता है कि सबसे लेट सनसेट आता है, तो वो समहाउ 80-85 तक तो आपके ओवर हो ही जाते हैं। 5:30 बजे अगर टाइम के लिहाज से देखें तो 5:30 बजे तक आपकी डे लाइट होती है कराची में आजकल। तो उस लिहाज से वो जो न्यूजीलैंड का माइंडसेट मुझे नजर आ रहा है कि वो कोशिश करेंगे कि आज कुछ लीड भी उनको मिल चुकी है 40+ की, तो उनकी यही अप्रोच होगी कि किसी तरह पाकिस्तान को 350 से ज्यादा रन का टारगेट दिया जाए, ताकि ये होता ऐसे है कि जब बहुत बड़ा टोटल हो तो तब भी टीम डिफेंसिव हो जाती है, वो फिर हंट की तरफ नहीं जाती, उसको चेस करने के लिए नहीं जाती। इस तरह आपको याद होगा इंग्लैंड ने अपना पहला टेस्ट मैच जो जीता था पिंडी में, उन्होंने 343 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान को। वो बेन स्टोक्स ने इसीलिए दिया कि अगर आपको कई दफा टीम को लगता है कि हाँ हम चेस कर सकते हैं, ये तो चेसेबल टारगेट है, तो फिर आप उसको चेस करने की तरफ जाते हो। अगर 400-450 का टारगेट होता तो टीम में पहले ही हिम्मत आ जाती है, ये तो चेस किया ही नहीं जा सकता, तो वो बहुत डिफेंसिव होके उसको स्कोर करने के लिए नहीं जाते। तो ऑब्वियसली जब आप स्कोर करने के लिए जाते हो तो फिर आपके आउट होने की भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये अप्रोच न्यूजीलैंड की होगी कि आज को 350 से प्लस रन या 350 के करीब करके कल पूरा दिन दिया जाए पाकिस्तान को। बिल्कुल, बस लेकिन ये ना हो इरफान साहब बस ये ना हो कि 300-350 का टारगेट देके और कल पाकिस्तान को 150-200 पे आउट कर दें, बस ये है, ऐसा भी ना हो। इरफान साहब बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस। अब टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। गेट वेल सून इरफान साहब, बिल्कुल जल्दी से ठीक होके जल्दी हमारे से शो ठीक पर हो, वापस आ जाएं, ताकि हमारे set स्टूडियोज पर। में हमें ज्वाइन करें Join कर सकें, और यहीं पे exactly। सारी बात हो। नाज़रीन, वक्त हो हमारे गया आपसे program इजाज़त का लेने वक्त हो का। गया, खत्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जी, मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय।